कहते हैं जिंदगी एक सफर है, एक ऐसा सफर जिसमें हम कई लोगों से मिलते हैं, बिछड़ते हैं। इनमें से कुछ लोग जाने पहचाने होते हैं और बहुत सारे अनजाने। നമ്മുടെ കർത്താവിശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെയായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. मैं चलूं बेटा तेरे साथ? नहीं अबू, आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद चला जाऊंगा. ठीक है. हमारा बेटा कब ठीक होगा? अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा. अगर आपके पास वो है जो मेरे पास नहीं है तो मैं आपसे छीन लूंगा, लेकिन अगर मेरे पास वो है जो आपके पास नहीं है और वो मैं आपको दे दूं तो ये एक दस्तक थी जो जुर्म की दुनिया से कोसों दूर थी, इंसानियत की दस्तक. टिकट. एक कोची. फादर जॉर्ज मैथ्यूज और अब्दुल नासिर मोहम्मद, पहला एक प्रीस्ट और दूसरा एक आम आदमी. दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं था सिवाय इस बात के कि दोनों 25 फरवरी 2013 की सुबह कोची जाने के लिए एक ही बस में एक साथ बैठे थे. ഒന്ന് വേഗം വരണ്ട. हाँ ताजा വെക്കി. ശരിക്കും വെക്കടാ. अरे बेगम बा. हाँ हाँ आते हैं. चलो देखो, चेकिंग वगैरह कराने के बाद एक फोन जरूर कर लेना. जी अम्मी, मैं एयरपोर्ट पहुंचते ही फोन करूंगा, हवाई जहाज में बैठते ही फोन करूंगा. इतना ही नहीं, मस्कत पाव रख के तुरंत फोन करूंगा. अब खुश? नहीं, भाईजान मस्कट काम के लिए जा रहे हैं, सारी कमाई के आपको फोन करने में ही खत्म कर दें. ठीक है, रोज रोज मत करना, लेकिन हफ्ते में एक बार तो कर ही सकता है ना. जी मासी, करूंगा. और वहीदा दीदी, आप बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं इसे कोच्चि एयरपोर्ट के सामने छोड़कर आऊंगी. देख बेटा, जितना मुमकिन हो सके उतना ही भिजवाना, बाकी कुछ पैसे अपने पास बचा के रखना अपने निकाह के लिए. हाँ जी अबू. क्या अम्मी, आपको भी बस रोने का बहाना चाहिए. यहाँ
बाकी तुम जरा भी फिक्र मत करना, बस अपने काम पे ध्यान देना। जी मासी। अरे हाँ, कभी भी किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े ना तो बताने में हिचकिचाना मत। जी बिल्कुल। हेलो ब्रदर, परेशान दिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम? मुझे बता सकते हो सकता है मैं तुम्हारी मदद ना कर पाऊं, लेकिन तुम्हें रिलीफ दिलाने की कोशिश करूंगा। मैंने 3 साल काम किया, बाद में मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरी नज़र कमज़ोर हो रही है। क्या हुआ? वही प्रॉब्लम यार, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो तू आंखों के डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता है? तू ऐसे ही टालते रहेगा ना, तेरी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। देखिए, दिखाई दे रहा है? जी। अब जी दिखाई दे रहा है। अब अभी भी दिख रहा है। तुम्हारी आंखें तो ठीक है, बीपी भी नॉर्मल है। मेरा सजेशन है कि तुम ब्लड टेस्ट करवाओ, कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल है। फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं ठीक से देख नहीं सकता? मुझे लगता है कि ये कमजोरी की वजह से है। मैं तुम्हें विटामिन की कुछ टैबलेट लिख देता हूँ, 1 हफ्ते खाओ, उसके बाद आकर बताओ। नहीं आ रहा है यार, क्या करूं? मैं तो कहूँ जनरल फिजिशियन को दिखा। खुदा न खास्ता अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो। नहीं, वैसे इंशाल्लाह ऐसा कुछ होगा नहीं, पर फिर भी जितनी जल्दी पता चले उतना अच्छा है ना, उतनी आसानी होगी बीमारी को काबू में करने में। बेटा, तू हम लोगों से कुछ छिपा रहा है क्या? नहीं अब्बू, बता तो रहा हूँ, बस थोड़ी सी परेशानी है। चेकअप कराना बेटा, फिक्र मत करना, सब ठीक आएगा। हाँ जी अब्बू। तू ऐसा कर, कल सुबह ही डॉक्टर के यहाँ चला जा और चेकअप करा। हाँ, और फिर मुझे फोन करके बताना क्या हुआ। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
जब से वो गया तब से मैं परेशान थी। ज्यादा मत सोचो वाहिदा, अरे पता तो चलने दो कि परेशानी क्या है। अल्लाह करे सब ठीक हो। आप ड्रिंक करते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, जिंदगी में आज तक शराब को मैंने हाथ तक नहीं लगाया। कब से लग रहा है आपको ये? I mean, कब से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखें कमज़ोर होती जा रही हैं? कुछ 1 महीना हो गया। आपकी आंखें तो बिल्कुल ठीक हैं और आप डायबिटिक भी नहीं हैं। जी। नासिर, आप अपना रिपीट ब्लड टेस्ट करवा लो। ब्लड टेस्ट तो मैंने बस कुछ ही दिन पहले किया था डॉक्टर साहब। मैं देख सकता हूँ, लेकिन हो सकता है प्रॉब्लम कुछ और हो, कुछ छूट गया हो। मैं ये टेस्ट लिख देता हूँ, आप इन्हें करवा लीजिए। जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। प्रॉब्लम आपकी किडनीज में ही है। किडनी? क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब? आपकी दोनों किडनीज खराब होती जा रही हैं, बल्कि आप 10 ही % काम कर रही हैं। हालात और भी खराब हो सकते हैं, और ये सब किडनीज की इन्फेक्शन की वजह से ही हो रहा है। अब क्या करना होगा डॉक्टर साहब? डायलिसिस करना पड़ेगा, बल्कि किडनी ट्रांसप्लांट भी करना पड़ेगा। नासिर, आप एक काम करो, आप अपने घर वापस चले जाओ, जहां आपकी अच्छी तरह से देखभाल भी हो और ये काम भी आसानी से हो सके। मैं दिसंबर 2011 में वापस आया। तब से मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूं। मेरा सारा का सारा ध्यान और मेरी ताकत मेरे इलाज में चली जाती है। तुम्हारे फैमिली मेंबर्स में से किसी ने ट्रांसप्लांट के लिए किडनी डोनेट नहीं किया? आपके माँ बाप दोनों डायबिटिक? तो डॉक्टर, क्या मैं डोनेट कर सकता हूँ? नहीं, आपकी किडनी मैच नहीं हो रही। तो क्या ये हमेशा ऐसे तकलीफ में रहेगा? हालात तो ठीक नहीं है। जब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो जाए, हफ्ते में 3 बार तो डायलिसिस करना ही पड़ेगा। रो मत दीदी, जो भी मुमकिन है हम लोग कर लेंगे ना, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शाजिया वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, कोई काम भी नहीं कर पा रहा है। हफ्ते में 3 दिन वो क्या कहते हैं, वो डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। खर्चा भी बहुत आ रहा है। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ दीदी, मैं कुछ न कुछ मदद करूंगी, लोन ले लूंगी, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हम ऐसे हार नहीं मानेंगे दीदी।
3 दिन डायलिसिस कराना, घर से हरिपाड़ से आलुआ से कोची चक्कर लगाता रहा। फिर पिछले साल अगस्त में अचानक एक उम्मीद जगी। कोई डोनर मिला? हाँ, ऐसा ही कुछ। जीजू इधर। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि किडनी मैच करनी होगी। तुमको क्या लगता है मेरे को मालूम नहीं? डोनर का ब्लड ग्रुप, एंटीजन सब कम से कम 65% मैच होना मांगता है। ये काम मैं सालों से लोगों की मदद के लिए कर रहा हूँ। तो मेरी भी मदद कीजिए ना प्लीज़। मैं हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर तुम्हारे डोनर का अरेंजमेंट करूँगा, लेकिन पैसा लगेगा। कितना? वैसे तो बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन अभी तुमको बहुत ज़रूरत है। मैं डोनर को बोलेगा थोड़ा कम पैसा ले। फिर भी कितना पैसा लगेगा? 4 लाख। 4 लाख? अरे ये बहुत कम है। इतना पैसा में कोई डोनर नहीं मिलेगा, सिर्फ तुम्हारा वास्ते। तुम बहुत गरीब हो और ऊपर से तुमको बहुत ज़रूरत है, इसीलिए 2.5 लाख पहले देना पड़ेगा, बाकी का 1.5 लाख ट्रांसप्लांट के बाद। कोई धोखेबाजी नहीं है, नीट एंड क्लीन। नासिर, तुमको ओके लगे तो मेरे को कॉल करना है। तुम्हारा नेक्स्ट डायलिसिस के टाइम पर मैं तुमको यहीं मिलेगा, ठीक है? हाँ, और साथ में ये रिपोर्ट लेके आना। देखते हैं हम अब कितना इंतजाम कर पाएंगे। 4 लाख बहुत ही बड़ी रकम है अब्बू। जो भी है बेटा, कम से कम तुम ठीक से जी तो पाओगे। तुझे ठीक करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम सब करेंगे। अम्मी, क्यों ना हम शाजिया मासी से बात करें? उनके हालात तो हमसे बेहतर हैं और हो सकता है कि वो हमारी कुछ मदद कर सकें। हाँ, ये ठीक रहेगा। नासिर, तुम शाजिया से बात कर लेना, वो जरूर मदद करेगी। This story takes place in Athens. Theseus and Hippolyta are about to get married. They plan on having a very big wedding. मालूम नहीं मासी, लेकिन अभी एक ही उम्मीद की रोशनी दिख रही है। तो जरूर करो ना, हो सकता है यही उम्मीद तुम्हें एक नई जिंदगी दे दे। लेकिन 4 लाख? मैं समझ सकती हूँ, तुम सबके लिए बहुत मुश्किल वक्त है। अरे हाँ, तुमने कहा था ना ऑपरेशन से पहले 2.5 लाख देना है। जी। नासिर, मैंने अभी बैंक मैनेजर से बात की और वो 2 लाख पर्सनल लोन देने के लिए राजी हो गए हैं। और हाँ, अभी से लोन चुकाने की फिक्र मत करना, अच्छे से किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। नासिर, तुम बहुत लकी है तो तुमने टाइम पे कॉल किया और मैंने डोनर को रोक लिया। उसको एक दूसरा आदमी मिल गया था जिसको किडनी की जरूरत थी। ये
पूरे 2.5 लाख। अच्छा, डायलिसिस हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया। नासिर, ये डायलिसिस का चक्कर सिर्फ थोड़े दिन के लिए है। 1 हफ्ते के बाद मैं तुमको कॉल करूंगा, सेम उसी हॉस्पिटल में अपन ट्रांसप्लांट करेंगे। आप पक्का बताइए आप मुझे कब कॉल करोगे? 1 हफ्ते के बाद मैं तुमको कॉल करूंगा। आज डेट 20 अगस्त, मैं तुमको कॉल करूंगा 3 सितंबर को। तुम्हारा रिपोर्ट का कॉपी किधर है? ये रहा। हाँ। अच्छा नासिर, अब मैं चलता हूँ। हाँ, फिर क्या हुआ? अब्बू, मैं बहुत जल्दी काम शुरू करूंगा। पिछले 9 महीने से मैं आप पे और अनवर पे बोझ बना बैठा हूँ। ऐसा नहीं कहते बेटे, तुमने हमेशा एक अच्छे बेटे का फर्ज निभाया है। आज तुम पे मुश्किल आई है तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। विजय ने बोला कि किडनी पक्का मैच कर जाएगी और ट्रांसप्लांट के बाद इंशाल्लाह ना ही मुझे कभी कमजोरी महसूस होगी ना थकावट। सब पहले जैसा हो जाएगा, काम कर सकूंगा। तो पहले ठीक हो जा, फिर काम की सोचना। काम तो सोचना ही होगा अम्मी। संजय मासी का उधार चुकाना है, बाकी के 1.5 लाख भी तो जमा करने हैं। उसका मोबाइल बंद आ रहा है। लेकिन विजयन तो बोला था कि वो मुझे 3 सितंबर को फ़ोन करेगा। उसने फ़ोन तो किया ही नहीं और अब उसका फ़ोन भी बंद है। शायद कहीं फंस गया होगा विजयन। 1-2 दिन और वेट कर लो फोन का। താങ്കൾ വിളിച്ച നമ്പർ ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. താങ്കൾ വിളിച്ച നമ്പർ ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ले सबको सब्जी। बेटा बेटा कुछ खा ले। जीजू कह रहा था ना, शायद वो सच में कहीं फंस गया होगा। नासिर भाई, मैं खुद उससे पिछले कोई 3 वीक से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। कई और लोग भी हैं जिनको ऐसे प्रॉमिस करके चला गया है। मेरा पैसा भी गया और ट्रांसप्लांट भी नहीं हो पाया। पूरी जेब खाली हो गई जीजू, उधारी में डूब गया मैं समझ रहा हूँ नासिर भाई, लेकिन विजयन ऐसा आदमी नहीं है। उसने तो कई ट्रांसप्लांट का इंतजाम किया था, लेकिन समझ नहीं आ रहा है वो फ़ोन बंद करके क्यों बैठा है। अब क्या बोलूं मैं मासी? मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना। जो पैसा जाना था गया, हम जैसे भी है मैनेज कर लेंगे। देखो, पैसे के लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना, नहीं तो तुम्हारी कंडीशन और बिगड़ जाएगी। नासिर, जो लोन मैंने लिया ना, वो मैं चुका दूंगी। तुम फिक्र मत करो, अपने सेहत का ख्याल रखो और कोई डर नहीं ढूंढो, ठीक है? नासिर, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। हेलो। हाँ नासिर भाई, जीजू बोल रहा हूँ। हाँ जीजू, विजयन की कोई खबर? हाँ नासिर भाई, विजयन अभी त्रिशूर में है। क्या हुआ जीजू, विजयन जेल में कैसे पहुंच गया? मालूम नहीं, मेरा एक दोस्त बोला विजयन जेल में है। चलिए, आप लोग मिल सकते हैं।
नहीं हो सकता? क्या मतलब नहीं हो सकता? नासिर, तुम समझ नहीं रहे। मैं अपनी तरफ से अच्छा के लिए काम कर रहा था, लेकिन किसी ने पुलिस को कंप्लेन कर दिया और पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया। अरे विजयन, फिर मेरे पैसे का क्या? तुम्हारा सारा पैसा पुलिस ने जब्त कर लिया। आपको मालूम है विजयन क्या करता था? देखिए सर, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने उसे 2.5 लाख रुपए दिए थे और वो मेरे लिए एक किडनी डोनर लाने वाला था। नासिर, विजयन एक ऑर्गन ट्रैफिकर है। ये काम इलीगल है, गैर कानूनी है नासिर। सर, मैं ये कुछ नहीं जानता। देखिए सर, मुझे इस परेशानी को झेलते पूरा 1.5 साल हो गया। मेरे दोनों किडनी खराब हो गई सर। हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस करना पड़ता है। मैं पूरी हार मान चुका था। ऐसा लगता था चली गई जिंदगी हाथ से। लेकिन तभी सर ये उम्मीद बन के मेरे सामने आया। मुझे लगा चलो एक अच्छा किडनी डोनर मिला है मुझे, मैं मेरी ज़िंदगी पहले की तरह जी पाऊंगा। मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे घर वालों ने मेरी बहुत मदद की। मेरे इलाज के लिए लोन तक निकाला सर। देखिए सर, उसने मुझे जो धोखा दिया, जो वादा किया, मैं सब बोलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे पैसे दिलवा दीजिए सर। मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं वो, प्लीज़। देखो, केस कोर्ट में चला गया है और विजयन से जो भी चीज़ हमें बरामद हुआ है हमने कोर्ट में जमा करवा दिया है। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। सर प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मेरे पैसे दिलवा। बोला ना, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो गैरकानूनी तरीके से ऑर्गन बेचने का धंधा करता है और अगर वो तुम्हें किडनी दिला भी देता तो भी ये गैरकानूनी होता। मुझे जिंदगी में एक बात का पछतावा हमेशा रहेगा कि मैंने मेरे मासी के सारे पैसे बर्बाद कर दिए। वो अभी भी लोन चुका रही है और मैं डायलिसिस और चेकअप के लिए चक्कर लगा रहा हूँ। ये खर्चा बहुत भारी पड़ रहा है मेरे फैमिली पे। परेशान हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा है मेरा आगे क्या होने वाला है। मैं तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ नासिर। यू नो नासिर, हम लोग 2 किडनियों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन इंसान के शरीर की बनावट का करिश्मा देखो। एक किडनी के साथ भी नॉर्मल जिंदगी बिता सकते हैं। मेरी बदकिस्मती तो यह है कि मेरी दोनों किडनी खराब है। ब्लड ग्रुप क्या है तुम्हारा? ए पॉजिटिव। तुम्हें मैं अपनी किडनी दे दूं तो चलेगा। मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बस किडनी मैच कर जानी चाहिए। यकीन नहीं हो रहा तुम्हें? मैं सच में सीरियस हूं नासिर। मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, सब कुछ मैच कर जाएगा तो मैं तुम्हें किडनी दे सकता हूं। मुझे यहीं उतरना है। तुम कोची में कहाँ जा रहे हो? मैं मेडिकल ट्रस्ट हॉस्पिटल में रेगुलर डायलिसिस के लिए जा रहा हूँ। तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा।
तुम्हारी तकलीफ को महसूस किया हो, या फिर यूं ही तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए कह दिया हो, या फिर उन्होंने ये बात सच्चे दिल से कही हो। अब क्या कह सकते हैं अम्मी, लेकिन उन्होंने मेरी बात बड़ी गौर से सुनी और जाते वक्त मेरा नंबर भी लिया। बहुत बार ऐसा होता है कि बस में आपका पर्स मार लिया जाता है और आपकी बगल में बैठा हुआ आदमी ही ऐसा करके चंपत हो जाता है। एक बार तो आपको झटका लगता है, लेकिन फिर आप ये सोचकर अपने आप को दिलासा दे देते हैं कि भाई बसों में तो अक्सर ऐसा होता ही रहता है। लेकिन यहाँ नासिर के साथ एक ऐसा आदमी बैठा था बस में जो एकदम अनजान था, दूर दूर तक उससे कोई रिश्ता नहीं था, और वो अनजान आदमी उसे अपनी किडनी देने का वादा कर गया। हेलो नासिर, जी बोल रहा हूँ। मैं फादर जॉर्ज मैथ्यूज बोल रहा हूँ। मैं तुमसे मिला था ना बस में कल, पहचाना मुझे? जी याद है मुझे। देखो, मैंने कोची में डॉक्टर फारूक मोहम्मद से बात की है। वो मेडिकल ट्रस्ट हॉस्पिटल में कंसल्टिंग डॉक्टर है। तुम कल कोची आ सकते हो। वो हमारे मैचिंग के लिए कुछ टेस्ट करना चाहते हैं नासिर। आ सकते हो? इज इट ओके फॉर यू? नासिर, तुम सुन रहे हो ना? हाँ जी सुन रहा हूँ। एड्रेस बोलूं? जी बताइए। बेटा, ऊपर वाला हमेशा तुम्हारे साथ। जाओ। अल्लाह तेरी हिफाजत करे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फादर, पहले हमें ब्लड ग्रुप मैचिंग, टिश्यू मैचिंग, क्रॉस मैचिंग, ये सब टेस्ट करने होंगे। उसके बाद ही हम तय कर पाएंगे कि ट्रांसप्लांट हो सकता है या नहीं। नो प्रॉब्लम। इसमें 2-3 हफ्ते लगेंगे। ओके। अब 1-2 दिन में मैचिंग का पता चल जाएगा। खुदा करे सब ठीक हो। देखा, फादर अपने वादे से मुकरे नहीं। तूने उससे पूछा था कि वो तुझे किडनी क्यों देना चाहते हैं? पूछा था। फादर, चाहे मैचिंग हो या ना हो, ट्रांसप्लांट हो पाए या ना हो पाए, आपने मेरे लिए जो सोचा है, किया है, आप मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। नहीं ब्रदर, ये किसी फरिश्ते का काम नहीं है, इंसान का ही काम है। आपने मुझसे मेरी तकलीफ जाननी चाहिए, मेरी पूरी बात सुन ली, और बस एक ही सेकंड में आपने आपके जिस्म का एक हिस्सा मुझे देने का फैसला भी कर लिया। मेरे पास जो चीज़ 2 है वो तुम्हारे पास एक भी नहीं। मेरा एक से काम चल सकता है, लेकिन अगर दूसरी तुम्हें मिल जाए तो तुम अपनी बाकी की जिंदगी नॉर्मल बिता सकते हो।
सच में ये खुदा का भेजा हुआ बंदा है। हैरत की बात है, यू नो फादर, आपसी रिश्तेदारों में भी ये मैचिंग ज्यादातर 65% तक ही आती है, लेकिन इन योर केस इट इज 95%। मैंने सारे रिपोर्ट्स मेडिकल ट्रस्ट हॉस्पिटल भिजवा दिए हैं जहां पर ट्रांसप्लांट होना है। वो लोग उन्हें स्टेट गवर्नमेंट क्लियरेंस के लिए फॉरवर्ड कर देंगे। जी, मुझे भी बिशप को बताना होगा। इनफैक्ट उनकी परमिशन लेनी होगी। ब्रदर, अब ये तकलीफ ज्यादा दिन की नहीं है, 1 या 2 महीना बस। मैचिंग हो चुकी थी और उसके मुताबिक फादर जॉर्ज मैथ्यूज अब्दुल नासिर मोहम्मद को अपनी किडनी डोनेट कर सकते थे। एक प्रीस्ट अपने साथ बस में सफर कर रहे एक इंसान की कहानी सुनकर उसे तुरंत अपनी किडनी देने के लिए राजी हो गया। इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी था। नम्मुडे कर्तावीसो मिसिहायुडे कृपय्यम पितावाय दैवतिंठे स्नेहवुम परिसुतात्माविंते सहवासयुम निंग्लेल्लावरडुम कुडे उंडे एरिकट्टे इपोयम इपोयम एनेक्युम। फादर जॉर्ज, आपने ये जो किडनी डोनेट करने का फैसला किया है, ये बड़ा ही पुण्य का काम है, इंसानियत की बहुत बड़ी सेवा है। थैंक यू सर। क्या मैं ये जान सकता हूं कि आपने इस इंसान को किडनी देने का क्यों सोचा? वो बहुत तकलीफ में है सर। मैंने उसकी तकलीफ को महसूस किया जब मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा, और फिर जब उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, मैंने उसके दर्द को ज्यादा महसूस किया। कंपैशन, करुणा ही तो जिंदगी का मंत्र है। लेकिन आपने ये फैसला क्यों किया? फादर जैकब, नम्मुडे कर्ताविसोमिति हायुडे कृपयम पितावाय दैवतिंदे स्नेहवम परिशुद्धवात्मवम सहवासवम निंगलेल्लवरुडम कूडविंडे इरुक्केटे इप्पोयिम एप्पोयिम इन्नैक्कुम। जब मैं छोटा था मेरे पेरेंट्स मुझे चर्च जाने के लिए इनकरेज करते थे। मैं बुक्स बहुत पढ़ता था। जैसे जैसे बड़ा होता गया मेरा मन गॉड और इंसानियत की सर्विस करने को बनता गया। मेरे इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा फादर जैकब थे। कोई 4 साल पहले 2009 में मैं त्रिशूर के एक हेल्थ सेंटर में था। फरवरी की बात है। कुछ वॉलेंटियर्स फादर जैकब से किसी रवि नाम के आदमी के बारे में बात कर रहे थे। इस रवि को हुआ क्या था वैसे? अब कैसी कंडीशन है उसकी? कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है फादर। हर तीसरे दिन उसे डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल आना पड़ता है। उसे जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, लेकिन ये हो कैसे पाएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग कह तो रहे थे कि इंतज़ाम हो जाएगा, लेकिन फादर फिर भी इलाज बहुत महंगा है और रवि बहुत गरीब है, कैसे करेगा? लेकिन अगर वो पैसे से किडनी खरीद भी पाया तो भी वो इलीगल होगा। जॉर्ज, you know,
एक किडनी के साथ आराम से जिया जा सकता है। इंसानी शरीर एक कुदरत की करिश्मा है। इसकी बनावट जादुई है और इंसानी रूह की फितरत ही बड़ी दयालु होती है। फादर जेकब रवि से पहली बार सितंबर 2009 में मिले थे। ट्रांसप्लांटेशन के चंद दिन पहले ही। वो रवि को ठीक से जानते तक नहीं थे। मैंने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में काफ़ी स्टडी की है सर। फादर जेकब ठीक बोलते थे। एक किडनी के साथ भी हम नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। मैंने तभी फैसला कर लिया था कि ज़रूरत पड़ी तो मैं किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करूँगा। नासिर को मैं जानता नहीं था। पता नहीं क्यों बस में आके मेरे पास बैठ गया। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये मौका मिला है उसकी मदद करने का। आप जो करना चाहते हैं फादर जॉर्ज, जरूर करो। आप ये बहुत ही अच्छा काम करने जा रहे हैं। हेलो जी, बोलिए। नासिर बोल रहा हूँ। क्या? कब हुआ ये? क्या हुआ? क्या हुआ? मासी ने मेरे हर दर्द में, हर तकलीफ में मेरा हमेशा साथ दिया। अब पूरी जिंदगी में उनके एहसानों का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा। मैं रिसिपिएंट अब्दुल नासिर मोहम्मद और डोनर फादर मैथ्यूज दोनों से मिल चुका हूं। डोनर एक प्रीस्ट हैं और इसमें किसी भी प्रकार का मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, पैसों का लेन देन नहीं है। और ये प्रीस्ट पेशेंट नासिर से एक बस के सफर के दौरान मिले थे। और फादर मैथ्यूज जो कुछ भी कर रहे हैं इंसानियत के नाते कर रहे हैं। खून के रिश्ते के बाहर किडनी डोनेट करने की अनुमति भारत देश में नहीं है, क्योंकि ऐसे मामलों में पैसे के लेन देन का डर रहता है और वैसे भी इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग काफी फल फूल रही है। इसी वजह से इस मामले में मेडिकल काउंसिल की मंजूरी बहुत जरूरी थी, क्योंकि फादर मैथ्यूज और नासिर खून के रिश्ते में नहीं बंधे थे, भले ही उनके इंसानी रिश्ते काफी गहराई तक जुड़ गए थे। मई 2013 के पहले हफ्ते तक आखिरी मंजूरी आ ही गई। वेल फादर, सब परमिशंस मिल चुकी हैं। अब हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? नासिर को हम 20 मई को भर्ती करेंगे और आप 28 मई को भर्ती हो जाएंगे और ट्रांसप्लांट मैं 1 जून को करूंगा। और नासिर, ट्रांसप्लांट के बाद तुम्हें 3 महीने तक अस्पताल में ही रहना होगा, क्योंकि लगातार इलाज चलेगा, दवा चलेगी, सब चीज़ें मॉनिटर होगी, ताकि तुम्हारा शरीर उस नई किडनी को रिजेक्ट ना करे। ओके? वेल फादर, दुआ करते हैं कि हम कामयाब हो जाएं। क्या आपने आपकी फैमिली से बात की? हाँ, की मैंने। गुड सन, मैं नासिर
नासिर के लिए बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ये कर रहे हो। समझ में नहीं आता मैं आपसे क्या कहूँ। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग दुआ करें कि ट्रांसप्लांटेशन अच्छे ढंग से हो जाए। मुझे नासिर को अच्छी जिंदगी बिताते हुए देखकर खुशी होगी। इसके चेहरे पे खुशी लौट आए, ये देखकर मुझे अच्छा लगेगा। नासिर बता रहा था कि ऑपरेशन के लिए 5 लाख लगेंगे, फिर उसकी देखरेख के लिए, अगले इलाज के लिए 3 लाख लगेंगे। डोंट वरी, जब इतनी दूर चल के आ गए हैं तो आगे भी रास्ता निकल जाएगा। इंसानों में इंसानियत की कमी नहीं है, लोग आएंगे हमारी मदद को। എപ്പോഴും मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है मेरी। हमें आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत जितना भी हो सके कंट्रीब्यूट करें, हेल्प करें। थैंक यू। थैंक यू। बहुत से लोग, बहुत से रिश्तेदार, बहुत से एनजीओज मदद के लिए आगे आए और मेडिकल एक्सपेंडिचर में अपना अपना योगदान दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। doing this only out of love, not expecting anything else. After meeting with this Rasat, and after going to this hospital for the checkup and test, I came to know that there are many people who are undergoing this pain and who need kidneys. I am saying the viewers or hearing people to come forward and give their and be ready to donate their kidneys. Charity should come first always. പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹമായി ഞാനിതിനെ കാണുന്നു. മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട എനിക്ക് ഫാദർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവൻ പകർന്നു നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അതിലൂടെ ദൈവസഹായത്താൽ സുഖം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെപ്പോലെ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി എന്നാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാനും അവരുടെ വിഷമതകൾ മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. അതിൽ ഫാദറിൻ്റെ ഈ വലിയ മനസ്സിന് ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം കടപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. This priest is genuinely coming forward and saying, I want to wholeheartedly donate an organ to save a life. It's a great example for the whole world. Actually, with the cadaver donation, that's donating one's organs after death, it's very altruistic thing which the family of the deceased can do to that person. That has to be imbibed, and that all these stigmas and social misconceptions, religious beliefs has to be modified. If you are healthy, if you are learned,
if you are independent, if you are financially sound, don't be afraid to part with your organ even when you are living. Once you are dead, don't carry them to heavens because heavens doesn't require them. थैंक यू फादर। ट्रांसप्लांटेशन कामयाब रहा और फादर सिबी सेबेस्टियन को 3 जून 2013 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। रसद मोहम्मद अब भी हॉस्पिटल में ऑपरेशन की बाद की निगरानी में है। वो हॉस्पिटल से बाहर आने का और फिर से एक बार सामान्य जीवन बिताने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अगर आपके पास वो है जो मेरे पास नहीं है तो मैं आपसे छीन लूंगा। अगर मेरे पास वो है जो आपके पास नहीं है और वो मैं आपको दे दूं तो? कल के और आज के एपिसोड में कहीं कोई क्राइम नहीं था। बहुत से लोग शायद ये कहेंगे कि इस तरह की कहानी उस शो में क्यों शामिल की गई जिस शो का नाम ही क्राइम पेट्रोल है। बचपन से हम जो भी किस्से कहानियां देखते, सुनते, पढ़ते आ रहे हैं उन सभी में अच्छाई और बुराई की लड़ाई ही दिखाई गई है। अच्छाई की विजय और बुराई का विनाश ज्यादातर किस्सों का फलसफा रहा है। लेकिन जब इन किस्से कहानियों से बाहर हम असल जिंदगी की ओर रुख करते हैं तो कुछ अलग ही कहानियों से हमारा सामना होता है। हमें देखने को मिलता है कि गलत और बुरा अच्छे को कुचल दे रहा है। सद्गुण और आदर्श तो बस बीते राम राज्य का हिस्सा लगते हैं। आज का हिस्सा तो हमें हैवानियत, स्वार्थ और आपाधापी की जिंदगी बिताने का एकमात्र तरीका जान पड़ता है। जुर्म के जितने अलग अलग किस्म के किस्से हम आपके सामने लेकर आते हैं उनमें से ये एक ऐसा वाकया था जिसने हमें झकझोर कर रख दिया। हम गलतियों से सबक लेते हैं और इसी तरह से हम अपने आप को आने वाले खतरों से बचाते हैं। ऐसे ही हम अच्छाई से, ऐसे किसी साधारण आदमी के असाधारण काम से भी सीख सकते हैं, सबक ले सकते हैं। ये वाकया हमारी उम्मीद और हमारे यकीन को कायम रखता है कि हम सबके भीतर एक अच्छाई की लौ है जो हमेशा टिमटिमाती रहती है। जैसे कहा ही जाता है कि हम सबके भीतर कहीं अच्छाई भरी है और फादर सिबी सेबेस्टियन इस बात को सच्चा साबित करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें हम सबके अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी, पर जरूरी ये है कि हम उस अच्छाई को पनपने दें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।